वेलकम बैक फ्रेंड्स। इंडियन मूवीज मैजिक में आज की कहानी है द टुमारो वॉर। कहानी के शुरू में बताया जाता है कि बायोलॉजी टीचर एंड फॉर्मर ग्रीन बैरेट डैन फॉरेस्टर एक रिसर्च सेंटर में जॉब के लिए अप्लाई किया होता है, जहां पे उसका सिलेक्शन नहीं होता है। उसके बाद वो उसकी बेटी मॉरी फ्रोस्टर एंड उसकी बीवी एमी फ्रोस्टर के साथ बैठ के फुटबॉल मैच देख रहा होता है। रिसर्च सेंटर में जॉब ना मिलने की वजह से डैन उदास होता है। तब म्यूरी उसे कहती है सब ठीक हो जाएगा। ये सुन के डैन बहुत खुश होता है। जब वो लोग मैच देख रहे होते हैं तब अचानक से फुटबॉल स्टेडियम में एक पोर्टल सा ओपन होता है, जिसमें से सोल्जर बाहर आते हैं। ये देख के सारे लोग डर जाते हैं। तब उनमें से एक सोल्जर सबको बताता है कि वो उनका फ्यूचर है। वो बताता है कि भविष्य में हमारी जंग छिड़ी है एलियन इंट्रूडर के साथ, और वो जंग हम हार रहे हैं। अगले 12 महीने में इंसान का नामो निशान मिट जाएगा धरती से। इस इंसिडेंट के बाद ग्लोबली जंपलिंग सेंटर क्रिएट किया जाता है, जिसकी मदद से मिलिट्री फोर्स को फ्यूचर में एलियन इन्वेडर, जिसे वाइट स्पाइक्स कहते हैं, उनसे लड़ने के लिए भेजा जाता है। 1000 सोल्जर्स को भेजा जाता है 7 दिन के लिए, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग वापस आते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट सिविलियन को फ्यूचर में सेंड करने का डिसीजन लेती है। उसके लिए उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है। गवर्नमेंट के इस एक्शन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ मूरी डर जाती है। उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स को भी गवर्नमेंट ले जाएंगे। डैन एंड एमी उसे समझाते हैं। दूसरे दिन जब डैन कॉलेज में स्टूडेंट को बायोलॉजी पढ़ा रहा होता है, तब स्टूडेंट्स पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। उन्हें लगता है जब दुनिया ख़त्म होने वाली है तो ये सब पढ़ के क्या करेंगे। तब डैन उनसे पूछते हैं, आपको कौन से टॉपिक पे बात करने का मन हो रहा है। तब एक लड़का वोल्केनो पे बात करने को कहता है, लेकिन डैन उसे मना कर देता है। तभी डैन के मोबाइल पे इमीडिएट जंपलिंग सेंटर पे रिपोर्ट करने का अलार्म बजता है। जंपलिंग सेंटर के बाहर लोग नॉट आवर वॉर कह के प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। जंपलिंग सेंटर में डैन को टेस्ट किया जाता है, जिससे वहाँ पता चलता है कि वो 2030 तक उसकी डेथ हो जाएगी, जिसकी वजह से वो उनकी रिक्वायरमेंट मैच कर पाता है और उसे फ्यूचर वॉर के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। डैन जब तक समझे उससे पहले उसके हाथ में वो लोग एक डिवाइस फिट कर देते हैं, जो उसे फ्यूचर में जंप करने के लिए हेल्प करेगा। वहाँ के सोल्जर उसे बताते हैं कि आपने इस डिवाइस को निकालने की कोशिश किया तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा, और उसे 24 आवर्स में बेसिक ट्रेनिंग के लिए रिपोर्ट करने को कहा जाता है। डैन उसकी वाइफ एमी को बताता है। तब वो उसे सिटी से भाग जाने के लिए कहती है। वो डैन को उसके फादर की हेल्प लेने के लिए भी बोलती है, लेकिन डैन उसकी हेल्प लेने से मना कर देता है। बट एमी उसे कन्विंस करती है यह कह के कि मूरी के लिए उनकी हेल्प ले लो। डैन उसके फादर से हेल्प लेने जाता है, लेकिन दोनों के बीच के डिफरेंसेस की वजह से वो उनकी हेल्प नहीं लेता है। वो वापस घर आता है। वो एमी एंड मूरी को कन्विंस करता है वॉर में जाने के लिए। डैन ट्रेनिंग स्टेशन में रिपोर्ट करता है। ट्रेनिंग सेंटर में सार्जेंट डियाज ड्राफ्टेड सभी लोगों को ट्रेनिंग दे रही होती है। लेफ्टिनेंट हार्ट उन्हें बताते हैं कि आपकी ड्यूटी 7 दिन की होगी। 7 दिन के बाद अगर आप क्लिनिकली जिंदा होंगे तो ऑटोमेटिकली आप जंप बैक होंगे प्रेजेंट में, आपके हाथ में लगे हुए जंप बैंड की मदद से। लेफ्टिनेंट हार्ट उन्हें बताते हैं कि आपकी ट्रेनिंग बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग जैसी नहीं होगी। वो ये भी बताती है कि मोस्ट ऑफ पीपल डी फोर्स टीम में होंगे एंड फ्यू पीपल आर फोर्स टीम में होंगे। डिप्लॉयमेंट की इन्फॉर्मेशन उनके जंप बैंड पे मिलेगी। सबकी जंप बैंड में डिप्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन आती है। डैन को आर फोर्स में डिप्लॉय किया जाता है। तब उसकी मुलाकात चार्ली, नोरा एंड डोरियन से होती है। वो भी आर फोर्स में डिप्लॉय होते हैं। चार्ली डैन को बताता है कि डोरियन फर्स्ट सर्वाइवर था और ये उसका 3rd जंप है। डोरियन के नेक के पास एक क्लॉ होता है जो उसने फर्स्ट वाइट स्पाइक्स को मार के लिया होता है। डैन चार्ली से उसके बारे में पूछता है। तब वो बताता है कि वो जॉर्जिया टेक में वर्क करता होता था। उसने अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंस में डॉक्टरेट किया होता है। अभी वो वॉलेंस की टेक्नोलॉजी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का डायरेक्टर है। तभी चार्ली डैन को बताता है कि उसके पास एक थियरी है। तुम देखो, इधर जितने लोग हैं सारे 40 के ऊपर। तब चार्ली कहता है कि शायद हमें उन्होंने इसलिए चूज़ किया है ताकि टाइम रिलेटेड पैराडॉक्स से हमें बच सकें, क्योंकि जो फ्यूचर से जो आए वो लोग इतने जवान हैं, मतलब वो लोग अभी पैदा भी नहीं हुए हैं। लेफ्टिनेंट हर्ट आरफोर्स टीम के बारे में बताती है कि ये एक रिसर्च टीम है एंड उनका काम है 2051 में बनी महफूज रिसर्च सेंटर में जाके वहाँ पे अपने साथियों के साथ आपका नॉलेज शेयर करना एंड उनकी जान बचाना। तभी वहाँ पे नोरा वॉर स्टार्ट से पहले जंप करने का सॉल्यूशन देता है।
तब वो लोग बताते हैं जम्पलिंग ऐसे काम नहीं करता है। वो बताते हैं कि जम्पलिंग समुंदर में बड़े से कीले बंद के बीच बनाया गया है, उसकी वजह से ये जंप बैंड वर्क करता है। जम्पलिंग ने एक पुल बनाया है 30 ईयर्स के फासले में। हम सिर्फ इस पुल के आर पार जा सकते हैं और ये टाइम के साथ बढ़ता रहता है। वो लोग जल्दबाजी में सिर्फ एक ही पुल बना पाए हैं। फिर हार्ट उन्हें बताती है कि हर 6 दिन के बाद वाइट स्पाइक्स गायब हो जाते हैं एक दिन के लिए। वो लोग मानते हैं कि उनके आराम का दिन है वो, और इस दिन ही वो लोग सोल्जर्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। अचानक से ट्रेनिंग सेंटर में सायरन बजने लगता है। लेफ्टिनेंट हार्ट सबसे कहती है ये कोई ड्रिल नहीं है। लेफ्टिनेंट हार्ट स्टैन को बताती है कि दुनिया एंड नज़दीक है। वाइट स्पाइक्स ने लास्ट रिसर्च सेंटर पे अटैक कर दिया है। अगर उन्होंने वो रिसर्च सेंटर को लॉस कर दिया तो वो लोग वॉर हार जाएंगे। सब लोगों को मायामी बीच पे जंप करना होता है। जंप प्रोसेस स्टार्ट होता है, उस टाइम जंप लिंक में एरर आती है, जिसकी वजह से सबकी लैंडिंग सेफ नहीं होती है। कुछ लोग मर भी जाते हैं। कुछ लोग एक बिल्डिंग के स्विमिंग पूल में लैंड करते हैं। 2051 के कमांड सेंटर से ड्राफ्टिस को कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है। डैन उस टाइम रिस्पॉन्स करता है। डैन एंड उसकी टीम को रेस्क्यू मिशन दिया जाता है उनके लोकेशन के पास में जो रिसर्च सेंटर होता है, वहाँ से रिसर्च टीम को रेस्क्यू करने का। डैन की टीम रिसर्च सेंटर में जाके देखते हैं कि वाइट स्पाइक्स ने सब तबाह कर दिया है। डैन जब 7th फ्लोर पे आता है तब वो देखता है कि वाइट स्पाइकर ने रिसर्च टीम को मार दिया होता है। डैन ये कमांड सेंटर में इन्फॉर्म करता है। तब कमांड सेंटर से ऑर्डर आता है कि लैब में से सारा डेटा लेके वहाँ से जल्द निकलने का। डैन की टीम जब लैब से ऑल बायोलॉजिकल मटेरियल एंड ब्लू इम्पल्स कलेक्ट करके निकल रही होती है, तब उन्हें पता चलता है कि वाइट स्पाइकर्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। उसी वक्त कमांड सेंटर में पता चलता है कि सिटी पे बॉम्बिंग स्टार्ट होने वाली है। कमांडर डैन और उसकी टीम को बताती है कि 6 मिनट में बॉम्बिंग स्टार्ट होगी, उनको जल्दी वहाँ से निकलना होगा। कमांडर टीम को उनके साउथ साइड के स्टेयरकेस यूज़ करके जाने को कहती है। स्टेयरकेस से जब वो लोग नीचे आ रहे होते हैं तब वाइट स्पाइक्स उनके ऊपर ही बैठे होते हैं। डैन की टीम उन पे हमला कर देते हैं। इसमें कुछ लोग डैन की टीम से मारे भी जाते हैं। डैन वाइट स्पाइक से जब लड़ रहा होता है तब डोरेन आके उसे बचाता है। वो डैन को बताता है कि वाइट स्पाइकर्स का नेक का नीचे का हिस्सा वीक होता है, बाकी सब लेथल का बना होता है। डैन की टीम लैब से बाहर निकल के भाग रही होती है, लेकिन वो लोग देखते हैं कि वाइट स्पाइक्स ने उनको घेर लिया है। जब वो लोग रेस्क्यू टीम को देखते हैं तब वो लोग उनकी तरफ भागने लगते हैं, लेकिन वाइट स्पाइक्स रेस्क्यू टीम पे हमला करके उन्हें ख़त्म कर देते हैं। डैन की टीम उन वाइट स्पाइक्स पे हमला कर देते हैं। वाइट स्पाइक्स रोर करके दूसरे वाइट स्पाइक्स को बुलाते हैं। उसी वक्त फाइटर जेट सिटी पे बॉम्ब गिराना शुरू कर देते हैं। एक बिल्डिंग से होते हुए जब भाग रहे होते हैं तब कोवन एंड नोरा जख्मी हो जाते हैं। वो वहीं पे रुक के वाइट स्पाइक्स को रोकने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे फाइटर जेट बॉम्बारिंग शुरू करते हैं, जिसमें नोरा एंड कोवन मर जाते हैं। डैन की आंख मिलिट्री बेस के हॉस्पिटल में खुलती है। वो वहाँ पे चार्ली को देख के खुश होता है। डैन एंड चार्ली जाके डोरियन से मिलते हैं। डोरियन बताता है कि बाकी सब लोग मर चुके हैं। डोरियन उसके लिए डैन को जिम्मेदार ठहरवाता है। डोरियन बताता है कि उसे कैंसर है एंड वो अपनी तरीके से मरना चाहता है, इसलिए वो इस मिशन पे है। इतने में वहाँ पे एक ऑफिसर आते हैं। वो डैन को बताते हैं कि कमांडर उसको मिलना चाहते हैं एंड चार्ली एंड डोरियन को रीडिप्लॉय किया जाता है दूसरे मिशन की। डैन कमांडर से जाके मिलता है। कमांडर उसे थैंक्स कहती है डेटा रिकवर करके लाने के लिए। उतने में एक ऑफिसर आके कर्नल फॉरेस्टर को रिपोर्ट करती है। इससे डैन को पता चलता है कि वो कमांडर उसकी बेटी म्यूरी फॉरेस्टर होती है। म्यूरी उसे बताती है कि एयरफोर्स उसने क्रिएट किया है एंड उसने बायोटेक्नोलॉजी में PhD की है। म्यूरी बताती है कि उसने डैन को एक रीज़न की वजह से बुलाया है जो उसे टाइम आने पे बताएगी। म्यूरी डैन को बताती है कि उसने मियामी में जिससे फाइट किया वो मेल वाइट स्पाइकर थे और उनके नेस्ट में फीमेल वाइट स्पाइकर होती है जो बहुत ही अग्रेसिव होती है। उसके पास जो टॉक्सिन है उससे मेल पीसेस को मारा जा सकता है, लेकिन फीमेल स्पाइकर को मारा नहीं जाता। इसलिए उसे मारने के लिए, उसे पकड़ने के लिए वो लोग उसके नेस्ट में जा रहे हैं। रास्ते में म्यूरी डैन को बताती है कि वो लोग सैटेलाइट के रडार से बचते हुए एक सुनसान जगह पे उतरे। सबसे पहले उन्होंने रशिया को ख़त्म किया, फिर 3 साल में वो लोग हर जगह पे फैल गए। उनके लिए हम सिर्फ खाना है। उसके बाद डैन म्यूरी को बताता है कि जब उसे ये बैंड लगाया गया तब उसे पता चला कि वो 7 साल में मर जाएगा।
फिर डैन म्यूरी से पूछता है कि उसके मरने से पहले क्या हुआ था। तब वो बताती है कि हम इस बारे में जितना कम बात करेंगे उतना अच्छा रहेगा। इतने में वो लोग फीमेल स्पाइक्स के नेस्ट के पास पहुंच जाते हैं। पूरी टीम उस फीमेल स्पाइक्स को काबू में करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो बहुत ताकतवर होती है जिसकी वजह से वो काबू में नहीं आती है। नीचे से टीम म्यूरी को बताती है कि उन्हें और हेल्प चाहिए होगी। तब 2 और सिपाही म्यूरी के साथ उसे नीचे पकड़ने के लिए जाते हैं। म्यूरी जाते वक्त डैन को हेलीकॉप्टर में रुकने का ऑर्डर देती है। नेस्ट के अंदर म्यूरी एंड टीम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने में फीमेल स्पाइक जोर से रोर करती है मेल स्पाइक को बुलाने के लिए, जिसकी वजह से सारे मेल स्पाइक्स नेस्ट की तरफ आने लगते हैं। ये देख के डैन नेस्ट के अंदर जाता है ताकि वो म्यूरी को बचा सके। वो लोग फीमेल वाइट स्पाइक्स को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। उसी वक्त सारे मेल वाइट स्पाइकर म्यूरी और उसकी टीम पे हमला कर देते हैं, लेकिन वो लोग फीमेल वाइट स्पाइक को ले जाने में कामयाब हो जाते हैं और म्यूरी एंड डैन वहां से एक कार में भाग जाते हैं और एक सेफ जगह पे आके रुकते हैं। वहां पे डैन म्यूरी से उसकी नाराजगी की वजह पूछता है। तब म्यूरी उसे बताती है कि वो उसे छोड़ के चले गए थे। तब डैन कहता है वो ऐसा कभी नहीं करेगा। तब म्यूरी कहती है जब म्यूरी 12 की थी तब डैन एंड एमी अलग हो जाते हैं। जब वो 14 की होती है तब उनका डाइवोर्स हो जाता है। तब डैन म्यूरी को भी छोड़ देता है क्योंकि वो उसकी लाइफ से कभी खुश था ही नहीं। और जब वो 16 की थी तब डैन का कार एक्सीडेंट होता है। म्यूरी उसे आईसीयू में मरते हुए देखती है। म्यूरी उसे बताना चाहती थी कि वो वहाँ पे रुके एंड सब ठीक कर दे, लेकिन वो चले जाते हैं। तब वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आके उनको रेस्क्यू करता है। वो उनको बाहामास में बने हुए डीप्सवेल 9 लेबोरेटरी में लेके जाता है, जहाँ से जंपलिंग ऑपरेट भी होती है। फीमेल स्पाइक्स को भी वहीं पे लाया जाता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। दूसरे दिन म्यूरी फीमेल स्पाइक्स पे एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। तब डैन उसे ढूंढता हुआ आता है। तब म्यूरी डैन को हेल्प करने के लिए कहती है। म्यूरी डैन को बताती है कि हमने फीमेल स्पाइक्स को 180 मिलीग्राम हाइड्रोमोर्फोन देके बेहोश कर दिया है। डैन पूछता है हम एक्चुअली में कर क्या रहे हैं। तब म्यूरी बताती है कि हमारे पास जो टॉक्सिन है उसका असर मेल स्पाइक्स पे होता है लेकिन फीमेल स्पाइक्स पे नहीं होता है। उसकी बॉडी कैसे भी करके डिटॉक्सिफाई कर देती है। अगर उन्हें वो पता चल गया तो वो लोग एंजाइम बना के उसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और जिसकी वजह से हम उन सबको मार पाएंगे। म्यूरी एंड डैन उस पे टेस्ट करना शुरू करते हैं, लेकिन सारे फेल होते हैं। जब वो लोग टेस्टिंग कर रहे होते हैं तब स्लोली फीमेल स्पाइक होश में आ रही होती है। म्यूरी 10,000 टेस्ट रन कर चुकी होती है, लेकिन सारे फेल हो चुके हैं। तब डैन उसे आराम करने को कहता है, बट वो मना कर देती है। डैन उसे कहता है कि तुम मुझे इधर बिना वजह तो नहीं लाई होगी, कोई तो रीज़न रहा होगा। तब म्यूरी डैन को बताती है कि अगर टॉक्सिन मिल गया तो आप उसे 30 इयर्स बैक लेके जाएंगे, क्योंकि वो लोग और टॉक्सिन बना नहीं सकते, उनके पास इतना टाइम और इतने रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन 30 साल पहले सब है तो वो लोग वॉर शुरू होने से पहले ही उन्हें रोक सकेंगे। डैन इसके लिए एग्री नहीं करता है। तब म्यूरी उसे कहती है कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है और उसे डैन के अलावा किसी और पे भरोसा भी नहीं है। तब डैन टॉक्सिन लेके जाने के लिए मान जाता है। तभी R7 टॉक्सिन 100% मैच हो जाती है, जो फीमेल स्पाइक सुन लेती है और वो ज़ोर ज़ोर से रोर करने लगती है, जिसकी वजह से सारे मेल स्पाइक्स मिलके डीप्सवेल 9 की फैसिलिटीज़ पे हमला कर देते हैं। वो लोग फर्स्ट लेवल सिक्योरिटी तोड़ के आगे आ चुके होते हैं। उन्होंने पूरी फैसिलिटीज़ को घेर लिया होता है। तब म्यूरी डैन को वहाँ से सेफली निकालने का प्लान करती है। वो लोग हेलीकॉप्टर से वहाँ निकलने का प्लान करते हैं। मेल स्पाइक्स आके फीमेल स्पाइक्स को छुड़ा लेते हैं। वो सब म्यूरी और डैन के पीछे जाते हैं उन्हें रोकने के लिए। जब वो लोग हेलीकॉप्टर के पास पहुंचने वाले होते हैं तब म्यूरी जख्मी हो जाती है। डैन उसे बचाने के लिए जाता है और उसी बीच मेल स्पाइक्स हेलीकॉप्टर को घेर लेते हैं और उसे तोड़ देते हैं। तब डैन म्यूरी को सुरक्षित जगह पे ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन उस बीच फीमेल स्पाइक्स आके उसे नीचे खींचने की कोशिश करती है। डैन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त जंपलिंग से वो वापस 2023 में आ जाता है। उसके साथ डोरिन एंड बाकी और ड्राफ्टर भी आते हैं वापस। जब डैन को होश आता है तब वो लेफ्टिनेंट हार्ट को कहता है कि उसके पास जो टॉक्सिन है उसका मास प्रोड्यूस करके फ्यूचर में भेजो, ये उन सबको मार देगा। तब लेफ्टिनेंट हार्ट उसे बताती है कि जंपलिंग टूट गई है, अब हम फ्यूचर में कोई कांटेक्ट नहीं कर सकते। ये सुन के डैन मायूस हो जाता है। तब डैन देखता है कि चार्ली वापस आ गया है। उसे देख के वो बहुत खुश होता है। तब चार्ली उसे बताता है कि वो छुप गया था। डैन को देख के म्यूरी एंड एमी बहुत खुश होते हैं। डैन एमी को म्यूरी के बारे में बताता है। वो ये भी बताता है कि म्यूरी ने टॉक्सिन ढूंढ ली थी उन्हें मारने के लिए।
जब दोनों बात कर रहे होते हैं तब एमी कहती है कि हमें पता है वो कब हमला करेंगे, तो हम उनसे पहले ही तैयार रहेंगे। तब डैन उसे कहते हैं कि वो लोग कब आएंगे हमें नहीं पता, सिर्फ वो रशिया में 2048 में स्टार्ट होगा। तब एमी उसे कहती है कि हम गलत साल में ढूंढ रहे हैं, वो किसी और साल में आए होंगे। डैन जाके डोरियन से मिलता है, वो डोरियन की हेल्प मांगता है। तब डोरियन उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। डैन डोरियन से पूछता है कि तुम्हारे पास आज भी वो क्लॉज है। तब डोरियन उसे वो क्लॉज दिखाता है। वो क्लॉज लेके वो लोग चार्ली से मिलते हैं। चार्ली उस क्लॉज का एनालिसिस करके उन्हें बताता है कि वो कोई वोल्केनो की राख है जो चाइना के आसपास की है। तब चार्ली वोल्केनो एक्सपर्ट की बात करता है। तब डैन बताता है वो जानता है एक वोल्केन एक्सपर्ट को। डैन उसके स्टूडेंट मार्टिन के पास जाता है। मार्टिन उन्हें बताता है कि 1946 में नॉर्थ कोरिया एंड चाइना के बीच जो वोल्केनो है वो 10,000 परमाणु बॉम्ब की कैपेसिटी से फटा था, जिसकी वजह से उसकी राख पूरी दुनिया में फैल गई। इससे फिर उन्हें पता चलता है कि वो लोग पहले से ही अर्थ पे थे, बर्फ में दबे हुए। जब बर्फ पिघली तब वो लोग बाहर आए और उन्होंने सब पे हमला किया। तब डैन रसिया जाने के लिए डिफेंस मिनिस्टर की हेल्प लेता है, लेकिन वो उन्हें मना कर देता है। तब डैन इलीगल रसिया जाने का प्लान बनाता है उसकी फादर की मदद से। उनकी मदद करने के लिए लेफ्टिनेंट हार्ट और उसके साथी भी ज्वाइन करते हैं। रसिया पहुंच के वो लोग उस शिप को ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसको ढूंढ रहे होते हैं तब डैन की बाइक का मीटर ठीक से काम नहीं कर रहा होता है। वो जब कंपास से चेक करता है तो वो भी काम नहीं कर रहा होता है किसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तब वो लोग उस जगह को बॉम्ब से उड़ा देते हैं। जब वो वहां जाते हैं तब उनको एक गुफा मिलती है। उनके अंदर उन्हें वो स्पेसशिप मिल जाता है। डैन और बाकी लोग उन्हें खुद से ख़त्म करने का डिसीजन लेते हैं। जेम्स एंड चार्ली शिप बाहर पहरा देंगे ताकि व्हाइट स्पाइक्स वहां से बाहर ना जा सके। जब वो लोग शिप के अंदर जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि शिप क्रैश हुआ था और वो शिप व्हाइट स्पाइक्स को लेके जा रहा था। डैन और उसके बाकी साथी जहाँ पे व्हाइट स्पाइक्स होते हैं वो कॉकपिट में आ जाते हैं। वो एक एक करके सारे व्हाइट स्पाइक्स को टॉक्सिन देना शुरू करते हैं, लेकिन टॉक्सिन की वजह से वो व्हाइट स्पाइक्स जोर जोर से रोर करने लगते हैं, जिसकी वजह से दूसरे व्हाइट स्पाइक्स जग जाते हैं और वो उन लोगों पे हमला कर देते हैं और कुछ बाहर की तरफ भाग जाते हैं। बाहर जेम्स एंड चार्ली उन पे हमला कर देते हैं। चार्ली की गन नहीं चलती है तो वो कटर से एक व्हाइट स्पाइक्स को मार देता है। तब वहाँ पे फीमेल स्पाइक्स आ जाती है। डैन चार्ली एंड जेम्स की मदद करने के लिए बाहर आता है। डोरियन एंड लेफ्टिनेंट हर्ट अंदर रह के सबको मारने की कोशिश करते हैं। लेफ्टिनेंट हर्ट जब उनको मारते मारते शिप के अंदर जाती है तब उसे व्हाइट स्पाइक्स की पूरी कॉलोनी मिलती है। तब हर्ट डोरियन को पूरी शिप को उड़ाने को कहती है। तब डोरियन पूरी शिप को डेटोनेटर से उड़ा देता है। चार्ली एंड जेम्स डैन को बताते हैं कि उन्होंने बाकी सबको मार दिया, सिर्फ एक भाग गई जिसका लाल पेट था। तब डैन कहता है वो फीमेल स्पाइक्स है। डैन एंड जेम्स उसे मारने के लिए जाते हैं। वो दोनों जाल बिछा के उससे फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बच जाती है। वो जेम्स पे हमला करने जा रही होती है। तब डैन आके फीमेल स्पाइक्स पे हमला करता है। उसके बाद जेम्स एंड डैन उस पे गोलियों की बौछार कर देते हैं, जिसकी वजह से वो धुएं में गायब हो जाती है। तब डैन एंड जेम्स बैक टू बैक होके उसको ढूंढते हैं। तब फीमेल स्पाइक्स हमला करती है, जिसमें डैन को पैर में उसका क्लॉज लगता है। जब वो डैन को मारने आती है तब डैन उसके क्लॉज से उसके मुंह में फंसा देता है और उसी वक्त जेम्स आके उसकी आंखें फोड़ देता है। ना देख पाने की वजह से वो अंधाधुंध क्लॉज मारने लगती है। इसका फायदा उठाते डैन उसके हाथ में टॉक्सिन मार देता है। वो टॉक्सिन और फैले उससे पहले फीमेल स्पाइक्स उसके हाथ को काट देती है। ये देख के डैन शॉक हो जाता है। तब डैन उसे पहाड़ों से नीचे गिराने का सोचता है। वो डोरियन के दिए हुए क्लॉज को निकालता है। तब जेम्स अपने हाथ काट देता है। उसके खून की वजह से फीमेल स्पाइक्स उस पर हमला करने जाती है। तब डैन उसके ऊपर खुद चढ़ जाता है एंड उसके गला काट देता है उस क्लॉज की मदद से। फिर मौका पाके वो टॉक्सिन की शीशी उसके मुंह में फोड़ देता है एंड उसे पहाड़ से नीचे फेंक देता है। फीमेल स्पाइक्स बड़ी चट्टान से टकरा के मर जाती है। पूरी टीम में सिर्फ डैन, जेम्स एंड चार्ली ही बचते हैं। इनके सक्सेस होने के बाद डिफेंस मिनिस्टर मीडिया को ये कहता है कि ये सीक्रेट मिशन का ऑर्डर उसने ही दिया था। डैन घर आता है एंड म्यूरी को जेम्स से मिलाता है। डैन डिसाइड करता है कि वो वापस मिस्टेक नहीं करेगा जो म्यूरी ने उसे फ्यूचर में बताई थी और हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहेगा। इस कहानी में सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग इंडियन मूवीज मैजिक।